हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है संजीवनी। आजकल की फास्ट लाइफ में बोन इंजुरीज बहुत ही कॉमन हो चुकी है, तो इन्हीं बोन इंजुरीज के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं कि कोई अगर चलते चलते गिर गया तो उसे फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भी उसे फ्रैक्चर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये फ्रैक्चर आखिर होता क्या है। देखिए, बहुत सारे जो टर्म्स है वो इंटरचेंजेबल है बिकॉज कॉमन पब्लिक दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली है कि नहीं है फ्रैक्चर या देयर इज एनी अदर इंजरी। सो टू मेक इट वेरी क्लियर, फ्रैक्चर मतलब डिसकंटिन्यूटी इन द बोन, मतलब बोन की जो कंटिन्यूटी है उसमें कहीं पर भी ब्रेक हो जाना इज अ फ्रैक्चर जी। हड्डी टूट जाना इज अ फ्रैक्चर जी, इन सिंपल टर्म्स। बिल्कुल। डॉक्टर, कई बार जब किसी को डिसलोकेशन हो जाता है तो लोग उसे भी फ्रैक्चर का ही नाम दे देते हैं। तो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में क्या अंतर है? देखिए, यही एक्चुअली इश्यूज है बिकॉज फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है पेशेंट्स को पता नहीं चलता है। सो फ्रैक्चर जैसे मैंने आपसे कहा कि इट इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन, मतलब बोन टूट जाना इज अ फ्रैक्चर जी। डिसलोकेशन मतलब क्या है कि दो बोन एक दूसरे को ज्वाइंट होते हैं जी, वो ज्वाइंट से निकल जाना इज अ डिसलोकेशन, मतलब हड्डी नहीं टूटती है पर द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स वो टूट जाता है। तो बोन टूटना इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्चर जी, और दो बोन्स के बीच का जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाना इज अ डिसलोकेशन जी। अभी इसमें और एक चीज है जो होती है, उसको हम सबलक्सेशन भी बोलते हैं। जो डिसलोकेशन है पर पूरा नहीं है, मतलब हाफ, लेस देन फुल, एनीवेयर बिटवीन 0 to 100, पूरा डिसलोकेट नहीं होना पर जगह से हिल जाना इज सबलक्सेशन जी, पूरा जगह से हिल जाना इज डिसलोकेशन। और बोन में जो इंजरी है, मतलब बोन टूटना इज अ फ्रैक्चर जी। ये इन तीनों चीजों में डिफरेंस है जी। बिल्कुल। डॉक्टर, फ्रैक्चर होने के क्या कुछ टाइप्स भी होते हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फ्रैक्चर्स में कहते हैं कि हड्डी टूट जाती है, लेकिन कई बार लोगों की हड्डी टूटती नहीं है, उसमें क्रैक भी आ जाता है। तो क्या इसके कुछ टाइप्स है? ये फ्रैक्चर के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, पर अगर फॉर द व्यूअर्स इफ आई हैव टू टेल देम, तो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। अनडिस्प्लेस होना मतलब जगह से हिला नहीं है फ्रैक्चर, मतलब हड्डी टूटी है पर जगह पे ही है। ओके। दूसरा होता है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, मतलब हड्डी टूट गई है और अभी सरक गई है, जगह पे है नहीं जी। ओके, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड होता है कम्युनिटेड, मतलब टूटी है लेकिन मोर देन 2 पीस में है, 3 पीसेस 4 पीसेस है। फिर होता है सेगमेंटल, जिसमें हड्डी टूटी है लेकिन दो अलग अलग जगह से टूटी है। ओके, तो ये हो गए डिफरेंट पैटर्न्स इन वन बोन। ओके, और हर एक का जो आउटकम है इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ट्रीटमेंट मोडालिटी भी चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द फ्रैक्चर। और एक टाइप का क्लासिफिकेशन ले तो वो है ओपन और क्लोज, मतलब जो हड्डी है उसके ऊपर का कवरिंग पूरा इंटैक्ट है, स्किन में से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अंदर कुछ टूटा है नहीं टूटा है, अंदर की कोई टिश्यू एक्सपोज नहीं है, जिसको हम क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। और द अदर वन इज ओपन। ओपन मतलब जो स्किन है वो खुल चुकी है। तो जब स्किन खुल जाती है तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है और अंदर का एनवायरनमेंट है जिसमें कम्युनिकेशन है जी, तो ऐसे सारे फ्रैक्चर्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और एक वे ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो इट विल बी फ्रैक्चर इन अ नॉर्मल बोन, मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल में फ्रैक्चर होना, और फ्रैक्चर इन अ पैथोलॉजिकल बोन, मतलब एबनॉर्मल बोन है पहले से जी, वीक बोन है, एबनॉर्मल बोन है और ऐसे बोन में फ्रैक्चर हो रहा है। तो ये भी दोनों जो टाइप्स ऑफ बोन्स है उसके मुताबिक भी जो ट्रीटमेंट है वो चेंज होगा और आउटकम भी डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो जब भी फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले उसके दौरान हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें ट्रीटमेंट में थोड़ी मदद मिले?
सबसे पहले तो क्या है कि इट डिपेंड्स और आपकी दूरी कितनी है। जी अगर आप कोई रिमोट लोकेशन पे है जहां से आप को उनको पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचने में टाइम लगने वाला है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्प्लिंटेज। जी मतलब आपको कोई भी रिजिड चीज लेनी है, जैसे कोई बाम्बू स्टिक हो या एनीथिंग जो नॉन बेंडेबल है, और आप जो फ्रैक्चर्ड लिम्ब है उसको आप उसके साथ बांध सकते हो, 2 या 3 स्टिक लेके, जो भी आपके पास अवेलेबल है। बिकॉज अगर हम कहीं बाहर है तो वी डोंट नो व्हाट इज अवेलेबल अराउंड, जी बट उसका एम ऐसा होता है कि उसका मूवमेंट प्रिवेंट करना है। क्योंकि फ्रैक्चर जब होता है और वहां पे अगर मूवमेंट होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। जी सो मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं। सूजन के लिए आप आइस कंप्रेस लगा सकते हैं। आइस कंप्रेस से सूजन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और थोड़ा एरिया नम भी हो जाएगा, तो पेन में थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी डोंट नो अगर हिप फ्रैक्चर्स, मेजर बोन फ्रैक्चर्स में काफी सारा ब्लड लॉस होता है, सो दैट इज वन वन थिंग दैट यू शुड कंसिडर। बट अगर आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में आप सोच रहे हो तो पेशेंट को जहां से इंजरी हुआ है वहां से डॉक्टर तक ले जाने में अगर आप कुछ स्प्लिंटेज दे सकते हैं, कुछ सपोर्ट दे सकते हैं, तो इट विल ऑलवेज बेनिफिट द पेशेंट। जी डॉक्टर, ऐसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं कि जिन्हें फ्रैक्चर हो गया हो, तो उनकी ट्रीटमेंट आप किस तरह से करते हैं? देखिए, जब फ्रैक्चर होता है सबसे पहले वी हैव टू असेस कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एज अ इंडिविजुअल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फ्रैक्चर की वजह से उनके जनरल सिस्टमिक कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें हमें पहले देखनी पड़ती है। जी व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट द पेशेंट इज स्टेबल, हीमोडायनामिक पैरामीटर्स और स्टेबल, और दूसरी कोई रिस्क नहीं है, देन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले डायग्नोसिस करना कि कौन सा फ्रैक्चर है। उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, सो यू हैव टू फॉलो दैट कि किस चीज का फ्रैक्चर है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, जी एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट इंडिविजुअली जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट है वो होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन स्टार्ट किए जाते हैं। अगर आपका कोई एक्सट्रीमिटी का फ्रैक्चर है तो उसको उसे टेम्पररी प्लास्टर्स दिए जाते हैं। अगर कोई जगह जैसे शोल्डर है, जैसे हिप है, जहाँ पे प्लास्टर देना पॉसिबल नहीं है, जी तो वहां पे उस हिसाब से कोई इमोबिलाइजर दिए जा सकते हैं। स्पाइन फ्रैक्चर्स या नेक फ्रैक्चर्स में ब्रेसिंग किया जाता है। सो मल्टीपल फ्रैक्चर्स को स्टेबिलाईजेशन, टेम्पररी स्टेबिलाईजेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं। जी सो उनको वैसे उस तरीके से फिर इमोबिलाइजेशन किया जाता है इनिशियल फेज में। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो मूवमेंट करना बहुत पेनफुल हो सकता है, तो क्या हर तरह के फ्रैक्चर में हमें प्लास्टर लगाना जरूरी होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे फोरआर्म फ्रैक्चर्स है, हम्म या एल्बो फ्रैक्चर्स है, रिस्ट फ्रैक्चर्स है, नी फ्रैक्चर्स है, हम्म तो शिन बोन फ्रैक्चर्स है, ऐसे सारे फ्रैक्चर्स में हम यूजुअली प्लास्टर करते हैं। जी हिप फ्रैक्चर्स में, शोल्डर फ्रैक्चर्स में ज्यादा कोई प्लास्टर का रोल नहीं है। हम्म वहां पे शोल्डर में हम ब्रेसिंग देते हैं। हिप में पहले के जमाने में बड़े स्प्लिंट्स होते थे, जी लेकिन जब आपको पता है सपोज हिप फ्रैक्चर है और आपको सपोज ऑपरेशन लगने वाला है, तो इन नाउअडेज वी डोंट वेट टू मच, क्योंकि जितना जल्दी हम पेशेंट को बेड से बाहर निकाल सकते हैं उतना वो पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। जी डॉक्टर, कई बार हमने देखा है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते अगर गिर जाए तो उन्हें फ्रैक्चर हो जाते हैं। बहुत बार छोटी छोटी इंजरीज भी उनकी फ्रैक्चर में बदल जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी हड्डियां कमजोर होती है या फिर कुछ और रीजन है? देखिए, नॉर्मली बच्चों में कैसा है कि वो जो गिरने के आफ्टर इफेक्ट्स है वो नहीं जानते हैं। जी ओके, सो दे आर नॉट वेरी कॉशियस। जैसे एडल्ट्स बहुत कॉशियस रहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं मुझे गिरना तो है नहीं, मुझे बचाना है खुद को। वी आर मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड वी आर मोर प्रोटेक्टिव। बच्चों में वो उतना सेंस होता नहीं है, जी सो दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एज दैट मच। उनके एक्टिविटी लेवल्स भी काफी हाई होते हैं, सो दैट इज व्हाई they are prone to injuries much more than adults. नॉर्मल ये बोन वीकनेस की वजह से नहीं होता है, पर जब रिपीटेड इंजरीज अगर होते हो किसी बच्चे को, तो फिर बोन वीकनेस और बोन स्ट्रेंथ देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस में खास करके विटामिन डी डेफिशिएंसीज काफी कॉमन है। दूसरे डेफिशिएंसीज भी काफी कॉमन होते हैं,
और उसकी वजह से उनके बोन्स वीक होते हैं, बोन्स कभी कभी बोर्ड होते हैं, मल्टीपल बोन प्रॉब्लम्स होते हैं जी। उसके अलावा देयर आर कंडीशंस लाइक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और बहुत सारे अदर कंडीशंस हैं जिसमें नेचुरली बोन वीक होते हैं और इन पर्टिकुलर पेशेंट्स में रिपीटेड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सो इन जनरल अगर आपके बच्चे को एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ कंसर्न बिकॉज विच इज वेरी कॉमन जी। पर अगर रिपीटेड फ्रैक्चर्स हो रहे हैं देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई इंट्रिंसिक बोन प्रॉब्लम हो सकता है और फिर यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ही आगे चल के फर्दर फ्रैक्चर्स कैन बी प्रिवेंटेड। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जब किसी बच्चे को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है, उसके जो पेरेंट्स है, वो बहुत ही बौखला जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हमें तुरंत क्या करना चाहिए, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बच्चों के फ्रैक्चर में सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंटल कंसर्न रहता है बिकॉज दे आर वरीड कि मेरे बच्चे का फ्यूचर में क्या हो जाएगा, whether he will be able to do all the things that his other friends are doing or not। जी। और ये सारे जो सवाल रहते हैं वो बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करते हैं और पूरा जो एनवायरनमेंट रहता है वो काफी इफेक्ट हो जाता है घर का। टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली बच्चों में हीलिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। सो अगर एक फ्रैक्चर बच्चों में हो और वही फ्रैक्चर अगर एडल्ट्स में हो तो बच्चों का जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से जो जो रिजल्ट्स है वो भी काफी अच्छे हैं बच्चों में। हीलिंग ना होना ये बहुत अनकॉमन है बच्चों में। और क्या उनको चीज लगने वाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर उनको सर्जरी लगने वाली है फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रैक्चर, अगर आप सोचते हो कि नहीं बच्चा है हम सर्जरी कैसे करवाए, जी, ऐसे सिचुएशन है जब प्रॉब्लम्स होता है बिकॉज देन पेशेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड, द पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड कि हम ये करवाए नहीं करवाए। दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ शॉक प्लस कंफ्यूजन कि हमें क्या करना चाहिए। पर जो जरूरी है वो आपको करना चाहिए। अगर आप जरूरी ट्रीटमेंट आप नहीं करोगे, अगर जो हड्डी है जगह से हिली है या डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर बहुत ज्यादा डिस्प्लेस्ड है, कोई और कॉम्प्लिकेशन है साथ में, अगर आप उसको डील नहीं करोगे सही समय पे देन ओनली द प्रॉब्लम कैन गेट वर्सन। जी। अदरवाइज इन मोस्ट सिनेरियोज अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो बच्चों के फ्रैक्चर हीलिंग पोटेंशियल बहुत अच्छी है और एज अ रिजल्ट फ्यूचर में देयर इज वेरी हाई चांस कि आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी बात पे मैं आपके दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे कोई पैनिक सिचुएशन जब आपके घर पे होती हो तो आप अनक्वालिफाइड जगह पे जाके राय मशूरा या कोई ट्रीटमेंट ना ले बिकॉज ऐसी ट्रीटमेंट या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ मसाजेस या जो भी सारी जो चीजें होती है दे कैन बी वेरी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। उससे फायदा होना तो मुश्किल है और काफी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप इसी चक्कर में कोई ब्लड वेसल या कोई और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में भी उसके साथ डैमेज हो जाए तो आगे चल के वो जो है वो आपका जो रिजल्ट है और आपके जो बच्चे की फ्यूचर है इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर, ऐसा कहते हैं कि कैल्शियम की वजह से हमारी जो हड्डियां है वो मजबूत हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी है क्या उन्हें जो कैल्शियम की गोलियां होती है वो जिंदगी भर लेनी पड़ती है? ये कैल्शियम डेफिशिएंसी है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चर्चा का विषय है। जी। बहुत सारे लोग या बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास कैल्शियम का रिपोर्ट लेके आते हैं और फिर बोलते हैं कैल्शियम तो हमारा नॉर्मल है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि कैल्शियम जो है वो जो ब्लड लेवल्स है वो हमेशा से ही नॉर्मल रहेंगे। अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है तो बॉडी कहीं और से कैल्शियम निकाल के, चाहे वो हड्डी हो कहीं और से हो, वो अपना जो लेवल है वो नॉर्मलाइज कर लेती है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपका कैल्शियम स्टोर कितना है और कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है जो भी है वो डिपेंड करता है दूसरी चीजों पे, जैसे विटामिन डी है, आपकी जो एक्टिविटी लेवल्स है, बाकी जो हार्मोनल इश्यूज है उसके हिसाब से तो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड करता है। सो अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो वो किस वजह से है वो जानना बहुत जरूरी है। कैल्शियम की टैबलेट जो रहती है उसका एक रेकमेंडेड डेली अलाउंस कहते हैं हम, मतलब दिन में कितना कैल्शियम कंज्यूम करना जरूरी है जी, इसका एक वैल्यूएशन होता है। अभी हम नहीं जानते बिकॉज कैल्शियम जो है वो सारे डाइट में से थोड़े थोड़े प्रमाण में जाता रहता है जी। सो वी रियली डोंट नो कि कितना कैल्शियम हम ले रहे हैं, वो गिनना बहुत पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल। तो कैल्शियम की दवाई लेना, सिर्फ कैल्शियम की दवाई लेना बिना किसी दूसरी दवाई के,
मे हेल्प यू और मे नॉट हेल्प यू। सो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है जी। कैल्शियम एक्चुअली अगर आप लेते रहो तो आपको बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है। और एक जो चीज हमेशा सामने आती है, लोग पूछते हैं कि मुझे तो कैल्शियम की वजह से स्टोन हो गए। सो ये भी कोई एक्चुअली डायरेक्टली कैल्शियम लेने से कोई स्टोन होता नहीं है, बिकॉज कैल्शियम जो है वो बॉडी में से जाता ही रहता है। आपको हार्मोनल इश्यूज है तो ज्यादा कैल्शियम लॉस होगा अगर आप कैल्शियम लेते हो या नहीं लेते हो फिर भी। सो ये सारी जो चीजें हैं, आप आपके जो मेडिकल एक्सपर्ट है, आपके डॉक्टर है, उनसे आप रेगुलरली कंसल्ट अगर आप करेंगे तो ही विल बी एबल टू टेल यू, ही और शी विल बी एबल टू टेल यू कि एग्जैक्टली क्या है। कैल्शियम लेने से कोई हार्म नहीं है जी। इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स अगर आप कैल्शियम लेते हो तो यू कैन कंटिन्यू इट, बट अगर आपको कोई दूसरी डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी की कोई कमतरता है, तो आपको वो पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करोगे तो शायद जो आप कैल्शियम ले रहे हो उसका आपको फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि जो बुढ़ापे में हमारी जो हड्डियां है वो कमजोर हो ही जाती है। अगर उस उम्र में हमें फ्रैक्चर हो जाए तो उसे ठीक होने में कितना समय लग सकता है और क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? देखिए, बुढ़ापे में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जी। जो हमारा एक्चुअली बोन का जो टर्नओवर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जो शरीर में विटामिन डी बनाने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है जी। ओके, इसकी वजह से जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है उसमें ऑलरेडी जो बोन डेंसिटी है, जो हमारा प्रमाण है बोन स्ट्रेंथ का, वो कम हो जाता है। फीमेल्स में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओके, तो ये जब पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस ऐड हो जाता है तो जो बोन का कंडीशन है वो सब्सिक्वेंटली बहुत खराब हो जाता है। इसकी वजह से हमने देखा कि एल्डरली फीमेल्स में बहुत कॉमनली फ्रैक्चर्स होते हैं जी। चाहे वो रिस्ट फ्रैक्चर हो, चाहे वो हिप फ्रैक्चर्स हो, स्पाइन फ्रैक्चर्स हो, ये सारे फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है एल्डरली विमेन में। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपसे कही थी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स एपिसोड के स्टार्टिंग में जी, ये सारे फ्रैक्चर्स जो हो रहे हैं वो नेचुरली वीक बोन में हो रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो भी डिफरेंट रहता है। बोन का हीलिंग कैपेसिटी डिफरेंट रहता है जी। फ्रैक्चर पैटर्न्स मोर कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो आज की डेट में काफी बढ़ रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज अ साइलेंट डिसीज जी। जब तक फ्रैक्चर होता नहीं तब तक समटाइम्स पेशेंट्स आर नॉट अवेयर, क्योंकि इंडिया में अभी भी ऐसा कोई स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं है कि हम एल्डरली पेशेंट्स को रेगुलरली स्क्रीन कर सके जी। पर आपकी उम्र एक बार 50 प्लस 55 प्लस हो जाए तो इट इज रिकमेंडेड दैट आप एटलीस्ट एवरी 2 इयर्स टू 3 इयर्स एक बोन डेंसिटी स्कोर कर ले जी। बोन डेंसिटी स्कोर में हमें पता चल जाता है कि बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, अगर डेफिशिएंसी है तो क्या किस हिसाब से उनको ट्रीट कर देना चाहिए जी। ये सारी चीजें जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव प्रमाण अपने व्हेन वी गेट इट फ्रॉम बोन डेंसिटी रिपोर्ट्स जी। डॉक्टर, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है और इसके कैसे रिजल्ट्स है? देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो लाइफस्टाइल जो अपनी चेंज हुई है दैट रिसेंटली, उसकी वजह से काफी कॉमन हो गई है जी। सनलाइट एक्सपोजर कुछ है नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम जो बाहर जाते हैं लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं जी। एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम है, पोल्यूशन, मल्टी फैक्टोरियल है विटामिन डी डिसीज। जो डाइट है इंडियंस में वो भी काफी विटामिन डी में रिच नहीं होता है, तो उसकी वजह से अगर हम देखते जाएंगे तो ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है जी। अभी विटामिन डी डेफिशिएंसी हर एक चीज में बॉडी को अफेक्ट करती है, बोन्स में तो करती ही है, बाकी सारी चीजों में भी काफी करती है, लाइक इवन इन इम्यूनिटी विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो विटामिन डी की जो कमतरता है उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी फॉर्चुनेटली क्या है कि विटामिन डी के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जी, पर अनफॉर्चुनेटली कोई उसको चेक नहीं करता। अगर आप चेक करोगे और आपकी विटामिन डी लेवल्स लो है तो उसकी ट्रीटमेंट है वो की जा सकती है। आप अगर विटामिन डी को नॉर्मल रेंज में रखेंगे और हाई नॉर्मल रेंज में रखेंगे तो आपकी बोन की कंडीशन भी काफी अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रोवाइज रहेगी जी, और आपको रूटीन लाइफ में भी काफी हद तक उससे बेनिफिट होगा।
बहुत सारी बार हमने देखा है कि पहले विटामिन डी के इंजेक्शन दिए जाते थे, आज भी दिए जाते हैं, पर जो नए फॉर्मुलेशंस है विटामिन डी के, जो ओरल फॉर्मुलेशंस है, वो भी काफी इम्प्रूव हो गए हैं जी। और बहुत रिलायबल है ओरल फॉर्मुलेशंस का रिजल्ट। सो अगर आपको डिफिशिएंसी है, आप उसको अगर उन्हें करेक्ट कर लेंगे, जो कि काफी आसान है, तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी बात की थी, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें वेयर एंड टेयर होता है और जॉइंट खराब हो जाता है। वेरस ऑस्टियोपोरोसिस जो है, उसमें जो बोन है वो वीक हो जाता है। ओके, मतलब बोन जैसे खोखला हो जाता है अंदर से जी। उसका जो कैल्शियम कंटेंट है, उसका जो मिनरल कंटेंट है, वो कम हो जाता है। अभी जब अंदर से मिनरल कंटेंट कम हो जाएगा तो इट इज मोर वीकर एंड इट इज मोर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आप गिर जाओ तो शायद आपको कोई इंजरी ना हो, बट ऐसे ही फॉल के साथ अगर ऑस्टियोपोरोटिक बोन है तो वो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। सो दीज आर फ्रेजाइल बोन्स, दे आर वीक बोन्स, वेरी इजीली प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑस्टियोपोरोटिक इंडिविजुअल्स है उनमें ट्रिवियल फॉल्स में फ्रैक्चर होते हैं। घर पे गिर गए, बाथरूम में गिर गए, हिप फ्रैक्चर्स हो गए, रिस्ट फ्रैक्चर्स हो गए, स्पाइन फ्रैक्चर्स हो गए, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दीज आर ऑल प्रिवेंटेबल फ्रैक्चर्स। अगर आप सही समय पे ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट लेंगे तो इसमें से काफी सारे फ्रैक्चर्स आप अवॉइड कर सकते हो लाइफ में। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा था कि बच्चे जो है वो कहीं पे भी अगर गिर जाते हैं तो उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है, तो वैसे मेरी नानी थी जिनको भी बहुत ज्यादा बार फ्रैक्चर होते थे। वो कहीं पे चलते चलते भी थोड़ी सी भी गिर गई तो उन्हें फ्रैक्चर हो जाता था। हर 3-4 महीने में एक आध बार तो उन्हें फ्रैक्चर हो ही जाता था। तो इसकी क्या वजह होती है? सी, एल्डरली लोगों में जो फ्रैक्चर होना है ये उम्र में, उनके दो टाइप के मेन प्रॉब्लम रहते हैं। मतलब मैंने जैसे बोला आपको, इट्स अ पैथोलॉजिकल बोन प्रॉब्लम है ऑलरेडी, इसलिए वो इतने रिकरेंट फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। जी। मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस, जो जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। जी। दूसरा होता है कभी कभी इन उम्र में वी हैव टू आल्सो कंसीडर सम काइंड ऑफ अ ट्यूमर या ऐसी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जी, जिसकी वजह से ये सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस, डेफिशिएंसी का रूट कॉज फाइंड आउट करना, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि बोन डेंसिटी फाइंड आउट करना, कि कितनी बोन डेंसिटी है पेशेंट की, और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट की जा सकती है। अगर आप जो रूट कॉज को पकड़ के यू कैन स्टार्ट ट्रीटिंग द रूट कॉज, अगर maybe even if you prevent 50% of the fractures, then also it gives a long term benefit to the patient. जी। अभी तो खैर काफी अच्छे मेडिकेशंस आ गए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज एक्चुअली लाइक अ ट्रीटेबल डिसीज, और आप बहुत हद तक जो लेवल है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं इफ यू टेक ट्रीटमेंट इन टाइम। अगर आप लेट भी ट्रीटमेंट चालू करते हैं सपोज, तो देयर आर मल्टीपल इंजेक्शंस अवेलेबल व्हिच कैन हेल्प यू इन गेटिंग बैक द लेवल्स टू नियर नॉर्मल। डॉक्टर, अगर एक बार हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए और उसकी ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाए, तो क्या वो पहले जितनी ही मजबूत होती है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है? देखिए, नॉर्मल बोन्स में अगर आपका कोई फ्रैक्चर हुआ है, वो चाहे सिंपल फ्रैक्चर है, और बोन का जो हीलिंग है, ओके, वो कंप्लीट हुआ है, बोन का हीलिंग है, और उसमें तीन चीजें हम देखते हैं। एक तो रोटेशन है, लेंथ है और अलाइनमेंट है। ये अगर तीनों चीजें अगर नॉर्मलाइज है तो जो बोन हीलिंग के बाद कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। जैसे आपका प्री फॉल स्टेटस में आपका जो परफॉर्मेंस रहा होगा, वो सेम परफॉर्मेंस है, सेम स्ट्रेंथ बोन को मिलती है, और उसको कोई रेसिडुअल प्रॉब्लम नहीं रहता है। सो देयर इज नथिंग टू वरी। बट इन केस आपका फ्रैक्चर कॉम्प्लेक्स है और ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है, ओके, जैसे सपोज अलाइनमेंट में कोई इश्यूज है, जिसे कोई सर्जरी रिक्वायर्ड थी पर की नहीं गई है जी, अदरवाइज फ्रैक्चर इंट्रा आर्टिकुलर है, मतलब जॉइंट के अंदर है और जॉइंट सरफेस में कोई प्रॉब्लम है, सो ऐसी सिचुएशंस में रेसिडुअल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में रह सकते हैं। जी, मल्टीपल जगह पे फ्रैक्चर्स होने के टाइम पे भी देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स है और अगर सारे के सारे यू हैव टू डील विद देम इंडिविजुअली, जी, और सारों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है टू गेट इट परफेक्ट।
So in case ऐसे situation में भी there can be some compromises that can happen. But अगर आपका injury is simple और आपने पूरी ट्रीटमेंट ली है जी, तो मोर ऑफन देन नॉट जो रिजल्ट है वो अच्छा ही होने वाला है। डॉक्टर फ्रैक्चर के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है? देखिए, आप फ्रैक्चर को चाहे आप प्लास्टर करिए या चाहे कोई सर्जरी की हो, उसके बाद थोड़े समय के लिए स्टिफनेस हो जाती है जी, तो फिजियोथेरेपी का एक तो उस स्टिफनेस के ट्रीटमेंट के लिए मतलब आपका जो मूवमेंट है वो नॉर्मलाइज होने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेंथ, क्योंकि जब भी कोई इंजरी हो जाती है तभी बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ जी, और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ पेन जो मसल्स है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अभी ऐसे मसल्स जो इनएक्टिवेटेड स्टेट में है दे टेंड टू गेट वीकर और उसकी वजह से आपकी जो पावर है उसमें रिडक्शन हो जाती है। जी, तो ये सारी जो फंक्शनल जो चीजें हैं जो वी वांट टू गेट बैक टू नॉर्मल, तो इन चीजों में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आफ्टर एवरी सर्जरी हम वी मोटिवेट द पेशेंट्स टू गो टू अ थेरेपिस्ट और एंड वर्क ऑन इट सो दैट दे कैन गेट द मूवमेंट बैक और उनकी स्ट्रेंथ उनको वापस मिल सके। तो इससे जो ओवरऑल आउटकम है उसमें काफी हद तक डिफरेंस यू विल रियलाइज द डिफरेंस इन बिटवीन द आउटकम्स। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि हर फ्रैक्चर एक डिफरेंट एंटिटी है। कोई भी जनरलाइज ट्रीटमेंट एक फ्रैक्चर के लिए हम नहीं दे सकते। ओके, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई स्पेशलिस्ट से राय ले और कौन सी टाइप का फ्रैक्चर है, किस बोन का फ्रैक्चर है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वेदर वो प्लास्टर से ठीक होगा, वेदर बेड रेस्ट से ठीक होगा, क्या उसको सर्जरी लगने वाली है। ये जो चीज है वो समझ ले एंड ट्रीटमेंट कंप्लीट करे। जी, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट अगर आप ढंग से ले ही लेंगे और ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो फिर डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस कि आपको जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा होगा। एक बार सर्जरी हो जाए या सिर्फ प्लास्टर जो भी आई मीन द ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बार सब ठीक होने के बावजूद जब रिहैब नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स कैन बी लिटिल कॉम्प्रोमाइज्ड। सो आपको जो भी बताया गया है आपके डॉक्टर की तरफ से वो आप अगर कंप्लीटली करेंगे और ढंग से करेंगे तो द रिजल्ट्स विल बी गुड। अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में देखा जाए तो अगर आपको कोई ऑलरेडी डेफिशिएंसीज है या आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आप उसको इग्नोर ना करें। उसकी सही समय पे अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी जो बोन क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी, आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहेगी, आपके जो फ्रैक्चर पैटर्न्स है और फ्रैक्चर का जो इंसिडेंस है वो भी काफी कम हो जाएगा काफी हद तक और हीलिंग पोटेंशियल अच्छा होगा तो आपका जो आउटकम है दैट इज ऑल्सो बी बेटर। सो डोंट निग्लेक्ट, बिकॉज अगर आप निग्लेक्ट करेंगे तो यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अगर आप सही समय पे सही चीज और सही ट्रीटमेंट लेंगे तो द चांसेस ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी लेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।